10 साल तक इंतजार करते रहे असंवैधानिक फैसले के लिए, जो 58 साल से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोज्ड था इस देश पर। ये आपका परिप्रेक्ष्य है, ये आपकी सोच है। सरदार पटेल को पूरे रूप में पढ़े। सरदार पटेल संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, न ही संघ सरदार पटेल को अपना स्वयंसेवक मानता है। तो जितना संघ को समझ से पाए उतना बोले। इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। आजादी के बाद का जो सबसे बड़ा झूठ है वो पीयूष गोयल ने कहा राष्ट्र विरोधी फैसला था। तो वाकई इंदिरा गांधी का फैसला असंवैधानिक था जब कहा गया कि सरकारी कर्मचारी संघ की गतिविधियों में शिरकत नहीं करेंगे। That was unconstitutional। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने कहा कि आरएसएस पर बैन असंवैधानिक था। बैन का कारण अभी आपने बताया, और बैन का कारण बताया कि जो कंडक्ट रूल्स कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई सरकारी कर्मचारी भागीदारी नहीं कर सकता। ये आपने अभी कोई जो बैन, मैंने तो पढ़ा ही, खैर वो आपने पढ़कर भी बताया कि इस कारण से वो बैन किया गया। तो मैं शुरू में स्पष्ट करता हूं कि आरएसएस किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं करता। पता है ना आप सबको। रीजन आप ही ने बताया, वो है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता सरकारी कर्मचारी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन आरएसएस की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है नहीं। नहीं, अगर असंवैधानिक था आरपी सिंह तो फिर 10 साल तक इंतजार क्यों करती रही सरकार? नहीं, ऐसा धारा 370-35 से भी ठीक नहीं थी देश के लिए। और धारा 35 से जब लगाई गई, वह भी बैकडोर से लगाई गई थी, असंवैधानिक थी और कई साल तक चलती रही। और जब किसी चीज का कोई ठीक फैसला करने का समय आता है तो उसके ऊपर फैसला किया जाता है। अच्छा। 10 साल तक इंतजार करते रहे असंवैधानिक फैसले के लिए, जो 58 साल से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोज्ड था इस देश पर। ये आपका परिप्रेक्ष्य है, ये आपकी सोच है कि वो 10 साल तक, मैंने कहा ना कितने साल, मतलब मुझे अगर ठीक याद है 1954 में 35 से लगाई गई थी और 1954 के बाद 2019 के अंदर जाकर हटाई गई। अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, बैकडोर से थी, पार्लियामेंट में लग नहीं गया वो, फिर भी लागू करती गई, फिर लगातार रही। हमारी सरकारें भी रही उस बीच में, ऐसा नहीं अटल जी की सरकार रही, बाकी सरकारें भी रही, जनता पार्टी की सरकार भी रही, परंतु नहीं हटाया गया ये फैसला लेने का। आरपी सिंह, उठो तब सवेरा, सही वक्त अब आया ये फैसला लेने का। जी सुनो, नहीं, सही वक्त, बात सही वक्त या गलत वक्त नहीं है। जब समझ लग गई कि गलत फैसला हो गया, जानकारी में आकर उस पर फैसला ले लिया गया, उसमें आप उसको टाइमिंग से मत जोड़िए। तुमसे ना हो पाएगा। राकेश जी, आपने विपक्ष पर कहा कि कांग्रेस कहती है फांसीवादी है आरएसएस। मैं आज एक रिसर्च करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट निकाल रही थी और मैं हूबहू आपके सामने रख देती हूं। जब हम कहते हैं कि कांग्रेस कहती है संघ को फांसीवादी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये एक स्टेटमेंट है और उन्होंने लिखा कि वी हैव सीन द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डीलिंग विद द आरएसएस मूवमेंट, दे आर आवर ओन पीपल and they want that there should be Hindu Raj or Hindu culture should be imposed by force. No government can tolerate it because we must understand that there are as many Muslims in this country as are in the partitioned land. तो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जबरदस्ती हिंदू राज थोपना चाहती है आरएसएस। ये तो एक अलग सवाल हुआ, इसका जवाब चाहती हूँ सर। देखिए, सरदार पटेल जितना आरएसएस को समझे उतना उन्होंने कहा। हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आचरण से, अपने सिद्धांत से हिंदू राज थोपना नहीं चाहते। हिंदू थियोक्रेटिक हो ही नहीं सकता है। हिंदू समाज का मतलब ही होता है डाइवर्सिटीज। अगर विविधता को हटा दें तो हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा। यदि हिंदू का नाम लेते हैं तो विविधता आती है। यदि सेमेटिक रिलीजन यानी ईसाई और इस्लाम का आप नाम लेते हैं तो ऑथोरिटेरियन यूनिफॉर्मिटी आती है। अधिनायकवादी एक रूपता की बात आती है, अधिनायकवादी एक रूपता आती है। इसमें एक लोकतांत्रिक विविधता आती है। हिंदू समाज में एक परिवार में, एक समुदाय में, एक गांव में, एक क्षेत्र में जितनी प्रकार की रीतियां हैं, जितनी प्रकार की स्वतंत्रता है अध्यात्म को परिभाषित करने का और अध्यात्म से अपने आप को अलग रखने का, यानी नास्तिकों को, चारवाकियों को भी यहाँ स्थान मिलता है। इसलिए जब हिंदू संस्कृति के प्रसार की बात करता है संघ, तो संघ उस विविधता को संरक्षित करना चाहता है। विविधता को खतरा कब आया? आखिर बांग्लादेश क्यों बना?
पाकिस्तान क्यों बना, अफगानिस्तान भारत से अलग क्यों हुआ? नहीं सर, अगर ये जो विविधता की क्षेत्र बात ईरान है, तक राकेश जी, हम मैं भारत चाहती में नहीं थे। हूं आपको इंटरवीन करूं, मैं चाहती हूं आपको मुकम्मल और पूरा सुनूं, लेकिन आप विविधता की बात कर रहे हैं और सरदार पटेल कह रहे थे कि हिंदू समाज के लिए काम किया है, लेकिन आरएसएस बदले की आग से खेल रही है, मुसलमानों पर हमले कर रही है, सारे भाषण सांप्रदायिकता के जहर से भरे होते हैं, जिस जहर का नतीजा देश को गांधी जी के बलिदान के रूप में चुकाना पड़ा। देखिए, सरदार पटेल वे व्यक्ति थे जिन्होंने संघ का पूरा सहयोग लिया पार्टीशन के दौरान। यदि सरदार पटेल को पूरे रूप में पढ़े, सरदार पटेल संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, न ही संघ सरदार पटेल को अपना स्वयंसेवक मानता है। वे कांग्रेस के थे, हम संघ के थे, उनका मतांतर था, वे जितना संघ को समझ से पाए उतना बोले। जहां तक पार्टीशन के समय की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अकाली दल, यदि ये दोनों संगठन नहीं होते तो पंजाब में इतना बड़ा जीनोसाइड होता। पंजाब के हिंदू और सिखों को बचाने का काम संघ ने किया है। संघ ने बदले की भावना से नहीं किया। रावलपिंडी से ट्रेन लाशों से भरकर गई है, नई दिल्ली से कोई भी ट्रेन लाशों से भरकर रावलपिंडी नहीं गई थी। तो सर, इसे पार्टीशन के इतिहास को कांग्रेस ने गलत रूप से प्रस्तुत किया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि आशुतोष क्या हो जाएगा, संघ एपॉलिटिकल है, ये राकेश सिन्हा कह रहे हैं, कंप्लीट एपॉलिटिकल। अगर सरकारी कर्मचारी चले जाएंगे संघ की शाखा में, क्या बदल जाएगा? इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। आजादी के बाद का जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, और वो बार बार इसलिए कहता है कि राजनीतिक संगठन नहीं है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब आरएसएस के ऊपर से प्रतिबंध हटाया तो उसकी पहली शर्त यह थी कि आरएसएस राजनीति में नहीं रहेगा, और यह बात उसको अपने संविधान में लिखनी पड़ेगी। इसलिए वो बार बार कहता है कि मैं राजनीतिक संगठन नहीं हूं। मेरे 3-4 बातें जिसको मैं कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अभी राकेश जी ने कहा कि 37 संगठन है आरएसएस के, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक संगठन भारतीय जनता पार्टी भी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का हिस्सा है जो राजनीति में है, तो उस तर्क से ही आरएसएस एक राजनीतिक संगठन हो गया। बात तो सही है। पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये, क्या कोई सांस्कृतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तय करता है? आपको याद होगा कि जब 2009 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, तो दिल्ली के केशव कुंज में बैठकर वो कौन शख्स थे जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तय कर रहे थे और इंटरव्यूज कर रहे थे? कौन नितिन गडकरी को लेकर आया था? वो मोहन भागवत थे। और जहां तक मैं जानता हूं, मोहन भागवत जो थे वो आरएसएस के प्रमुख थे और अभी भी हैं। तो उसके बाद जब लालकृष्ण आडवाणी ने जब जिन्ना की मजार पे जिन्ना को सेकुलर कहा, तो संजय जोशी को भेजकर लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा लेने वाले कौन थे? वो आरएसएस के प्रमुख थे या कोई सेवा भारती के लोग थे? क्या बात, ये बात है। 3 चीजें हैं। पहली बात, मैं चाहूंगा कि राकेश सिन्हा जी सवाल का जवाब दे। जिस संगठन के ऊपर 3 बार बैन लगा हो और तीनों बार बैन उन लोगों ने लगाया, कांग्रेस के लोगों ने लगाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के प्रमुख की गिरफ्तारी हुई, संगठन के तमाम लोगों को जेल में डाला गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या की, कुछ तो कारण रहा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको आरएसएस बीजेपी के लोग अपना आराध्य पुरुष मानते हैं, जिसके लिए गुजरात में इतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई, क्यों उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया? नहीं, आशुतोष थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये पूछ रही हूं, अगर संघ की शाखा में जाने से सरकारी कर्मचारियों की तटस्थता पर कोई प्रभाव आता है, दे विल बी इंपैक्टेड, तो ये सारे समाजवादी तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अगर 77 में सरकार बनते ही बैन हटा दिया इन्होंने, यानी कि ये कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी, कॉम्प्रोमाइज ब्यूरोक्रेसी चाहते थे। 100% इसमें कहने की बात क्या है? इसमें तो मुझे इसमें कोई देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, उसको कॉम्प्रोमाइज ब्यूरोक्रेसी चाहिए, उसको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए। इंदिरा गांधी के जमाने में ये आरोप लगता था कि वो कांग्रेस पार्टी जो है वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहती है, कमिटेड जुडिशरी चाहती है। देखिए, ये दूसरा बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल मैं आपको आज जारी बताऊं कि आज के 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को ये कैसे याद आया कि आरएसएस के ऊपर से बैन हटना चाहिए? इसलिए याद आया क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने जो बयान दिया था कि हम बीजेपी सक्षम हो गई है। आज नरेंद्र मोदी कमजोर हैं, और नरेंद्र मोदी कमजोर हैं, इनको पता चल गया कि बिना आरएसएस के उनका अस्तित्व नहीं हो सकता, वो चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए अब
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सरकार और बीजेपी ने आरएसएस